23 मार्च 1931 शाम के 7 बज रहे थे। लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिए। सिर्फ 23 साल का था वो लड़का, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंके और उसे गूंज के साथ एक आवाज उठी, इंकलाब जिंदाबाद। फिर उन्होंने भागने के बजाय खुद को गिरफ्तार करवाया ताकि अदालत को अपना मंच बना सके और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों की दुनिया के सामने दिखा सके। एक किताब लिखा जाता है, मैं भगवान को नहीं मानता, मैंने खुद सोच समझ कर ऐसा फैसला लिया हूँ। बात लिखी जाती है जेल की कोठरी में। किताब का नाम था मैं नास्तिक की हूँ। और जैसे बात बाहर आई, लोग बोले लड़का धर्म का विरोधी है। भगत सिंह को शहीद कहना बंद करो वरना तुम्हें अपनी बातों की कीमत चुकाने पड़ेगी। और उस लड़के का नाम था भगत सिंह। और तुम चल रहे हो ना आज की इंफॉर्मेशन जानने के लिए। 28 सितंबर 1907 लालपुरा जिला पंजाब अब है पाकिस्तान में। भगत सिंह का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब देश गुलाम था और लोग डर डर के जी रहे थे। लेकिन भगत सिंह का घर डर से नहीं हिम्मतों से भरा था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पगड़ी समाज जिसे जट्टा जिसे आंदोलन चल रहे थे जो किसान को अंग्रेज के खिलाफ को समझाना और खड़ा करना था। अंग्रेज सरकार ने अजीत सिंह को देशद्रोही कहा, जेल में डाल दिए और भगत सिंह के घर के दीवारों पर देशद्रोही की कहानियां चिपका गए। और वहीं से भगत सिंह ने किताब उठाई, खेत में मिट्टी का बंदूक बनाया और स्कूल के ड्रेस में क्रांति का सपना देखने लगे। अब भगत सिंह बड़े हो रहे थे। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे सोचना और उसके सवाल भी बढ़ता चला गया। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन कराए। यहाँ मुलाकात हुआ राजगुरु सुखदेव और भगवती चरण युवाओं से। भगत सिंह के हाथों में किताब, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर इंकलाब जिंदाबाद का सपना देखना। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं थी, ये भगत सिंह की असली जिंदगी थी। और फिर 1919 जलियांवाला बाग, अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग को निर्दोष लोग को मार देते हैं। 12 साल की उम्र में भगत सिंह को ये बात पता चली तो अगले ही दिन अमृतसर पहुंच गए और शहीदों की मिट्टी अपने साथ घर लेकर लौटे, क्योंकि उसी दिन उसने तय कर लिए थे अब किताब से आगे बढ़कर जवाब देना होगा। और फिर आया 1928, अंग्रेज ने एक कमीशन भेजा, साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। देश भर में नारा गूंजा, साइमन गो बैक। लाहौर में इस विरोध के नृत्य कर रहे थे लाला लाजपत राय। अंग्रेज ऑफिसर ने उन पर बम्पर लाठी चार्ज किए और चंद दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। और भगत सिंह ने वही कहा, लाला जी का मौत का बदला लिया जाएगा। अब भगत सिंह किताबों से क्रांति नहीं लेना चाहते थे। अब वो सोच चुके थे कि जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही जुबान होता, इंकलाब जिंदाबाद। ये कोई गुस्से में निकला बयान नहीं था, एक क्रांतिकारी की कसम थी। और 17 दिसंबर 1928 को वो दिन था जब इस कसम को अंजाम दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद तीनों ने मिलकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। वो हमला सुपर प्लानिंग के साथ हुआ था। सैंडर्स वही मारा गया और एक संदेश छूट गया, लाला जी का मौत व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को ये सब पता चल गया था। भगत सिंह की गिरफ्तारी तय थी, पर कोई आम लड़का थोड़ी था भगत सिंह। अगले दिन भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और बाल कटवाए, अंग्रेज जैसे कपड़ा पहनने लगे और एक नया चेहरा बनाकर घूमने लगे। पूरा ब्रिटिश राज उसे ढूंढ रहा था। लेकिन भगत सिंह पहले जैसे नहीं रहे। अब वो हर जगह थे, कभी पोस्टर में, कभी किताबों में, कभी किसी नौजवानों के दिलों में। लेकिन भगत सिंह छिपकर रह रहे थे, पर उसकी सोच, उसकी रणनीति दिन पे दिन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और एक बार फिर वो सामने आने वाले थे एक धमाके के साथ। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने सभागार के दीवारों के बीच पहुंचे। हाथ में था एक छोटा सा बम, पर इरादा बहुत बड़ा था। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जगाने के लिए था। जैसे बम फटा, गूंज उठी आवाज, इंकलाब जिंदाबाद। चारों तरफ अफरा तफरी मच गया। लेकिन भगत सिंह, बटुकेश्वर भागे नहीं, वहीं पर रुके रहे, जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाए। क्यों? क्योंकि उनके लिए अदालत एक जेल नहीं, एक मंच होने वाला था।
जहाँ से पूरी दुनिया को बता सके हम क्यों लड़ रहे, किसके खिलाफ लड़ रहे हो, कैसे भारत के लिए लड़ रहे हैं। उनके केस की सुनवाई में ब्रिटिश कानून, पुलिस और जेल व्यवस्था का सबका परत खोलते गए। उन्होंने अदालत को अखबार बना दिए। हर सुनवाई में एक ही भाषण और यही था असली बम, सिस्टम के दिलों में फेंका गया सच का बम। जेल में भगत सिंह अकेले नहीं थे, उनके करीबी 2 दोस्त थे, राजगुरु, सुखदेव, और तीनों को साथ में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब जेल में अंधेरा, सन्नाटा और वीडियो के बीच भगत सिंह के पास जो सबसे ताकत हथियार थी वो थी उनकी कलम, और उन्होंने वही उठाई और विचार की क्रांति लिख दी। उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसमें भगत सिंह ने कहा, मैं ईश्वर को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने खुद सोच समझकर फैसला लिया हूँ, न किसी के डर न किसी के परंपरा के कारण। क्रांति क्या है, जहाँ उन्होंने बताया क्रांति सिर्फ हथियार से नहीं होता, असली क्रांति तब होता है जब समाज की सोच बदले। भगत सिंह का संदेश था, हमें बंदूक चलाना नहीं है, सोच को जगाना है। तीनों युवाओं ने मिलकर एक ऐसा विचार छोड़ा जो सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत नहीं बल्कि आज के जमाने के राजनीतिक और समाज के सवाल को घेरे में लाता है। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों सिर्फ 20 से 24 साल के थे, लेकिन उनके विचार आज भी अमर हैं। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर के सेंट्रल जेल में एक अलग ही माहौल था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन उनके सभी डरे बिना पूरे हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ थे। भगत सिंह ने जेल के अंदर एक बार फिर अपने विचारों को लिखे हैं और अपने साथियों से कहे, मौत से नहीं डरना चाहिए बल्कि जिंदगी में कभी डरना चाहिए तो अपने कर्तव्य को पूरा न कर पाए इस बात से डरना चाहिए। उनकी आखिरी सांस में उनके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अनोखी शांति और गर्व की चमक थी। भगत सिंह ने कहा था, मेरा शरीर मर जाएगा लेकिन मेरा सोच, मेरा सपना, मेरा विचार हमेशा जिंदा रहेगा। जेल के उन आखिरी पलों में तीनों क्रांतिकारी ने देशभक्त के गीत गाए और इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया। उनकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिए, लेकिन उनके बलिदान न सिर्फ उन साथियों युवाओं को प्रतीत किए बल्कि लाखों लोग के दिलों में आग जला दी है। यही रात थी जिसने एक नया भारत का सपना देखा और एक ऐसे क्रांतिकारी को जन्म दिए जो आज भी हर दिलों में जिंदा है। मैं अपने भारत के लोग से कहना चाहता हूँ, भगत सिंह जैसे वीर अपने प्राण देकर आजादी हम लोग को दिलाए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उनके सपने को पूरा कर सकें। हम सब मिलकर अपने देश को मजबूत, स्वच्छ और खुशहाल बनाएं। इंकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।